Hello, good evening. So, let's start with our first question. Who was of the view that Julius Caesar is inferior in interest to Coriolanus? ये बताना है कि ये किसका व्यू था, किसका मानना था कि जूलियस सीजर इन्फीरियर है, मतलब घटिया है इंटरेस्ट में, किससे? कोरियोलिनस से। तो ऐसा मानना विलियम हैज़लिट का था। और आपको पता होगा कोरियोलिनस को आर्टिस्टिक सक्सेस भी बोला है टी.एस. इलियट ने। ओके, और जूलियस सीजर को माना जाता है इट इज़ सपोज टू बी द फर्स्ट प्ले परफॉर्म इन ग्लोब थिएटर इन सितंबर 1599। और सोर्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नोट्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइफ। ओके, नेक्स्ट, इन विच पोएम बंस एंड चैटरटन आर मेंशन। ये बताना है कि जो बंस और चैटरटन हैं, तो ये पोएट हैं, इनका मेंशन किस पोएम में किया गया है, इनका जिक्र। तो इनका जो वर्ड्सवर्थ की पोएम थी रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसमें जो है वर्ड्सवर्थ ने इनको रिकाउंट किया था, इन पोएट को। जो चैटरटन थी वो काफ़ी यंग एज में मर गए थे, मतलब एट द एज ऑफ 17 सुसाइड कर लिया था चैटरटन ने। तो इनका मेंशन किया है। और जो बंस थे ये भी 37 की एज में मर गए थे, और काफ़ी लंबी बीमारी से जूझने के बाद मरे, इनकी डेथ हुई थी। ओके, तो याद रखना है कि बंस का और चैटरटन का मेंशन किया है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। और जो ये रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, इसको लीच गैदरर के नाम से भी जाना जाता है। जो ये पोएम है जो कंक्लूड करती है, वर्ड्सवर्थ जो है मिलते हैं, मतलब इस तरह से कि वो मिलते हैं एक ओल्ड पुअर लीच गैदरर से, एक बूढ़े गरीब लीच जो इकट्ठा करता है उससे मिलते हैं, जो क्या करता है, इंड्योर, जो सहन करता है हार्डशिप ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की कठिनाइयों को, विद पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस। ओके, वो बहुत पेशेंस के साथ अपने जीवन की कठिनाइयों को सहन करता है। तो हम याद कर सकते हैं रिलेट करके कि रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का को जाना जाता है लीच गैदरर के नाम से ही। ओके, और जो ये पोएम है ये कंपोज हुई थी 1802 में एट टाउन इन ग्रासमेयर। वर्ड्सवर्थ वहीं पे रह रहे थे एट दैट टाइम, उस समय पे जब ये पोएम उन्होंने कंपोज की थी। और ये पब्लिश हुई थी 1807 में इन 2 वॉल्यूम्स। और नरेटिव पोएम है, याद रखेंगे, कंपोज हुई थी इन ब्लैंक वर्स एंड हाईली ऑटोबायोग्राफिकल थी, क्योंकि वर्ड्सवर्थ भी उस समय पिटीफुल कंडीशन में ही थी जब उन्होंने ये पोएम कंपोज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामाइन। ग्रे का यानी कि थॉमस ग्रे का कौन सा ऐसा सोनेट है जो वर्ड्सवर्थ ने एग्जामाइन किया है, जिसका मतलब परीक्षण किया है इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में। तो वो था, याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड बेस्ट, 1742 में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द वर्ड। आपको अच्छे से पता है कि वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट थे और नेचर पे लिखते थे। तो वर्ड्सवर्थ ने हमें क्या दिया? वर्ड, फ्लावर, विंड, ट्री, लीव्स, है ना। तो जस्ट एज दे आर, वो उन्होंने उनके बारे में ऐसे ही लिखा, ऐसे ही हमें बताया, जस्ट एज दे आर, जैसे कि वो हैं। एंड इज कंटेंट टू लेट देम स्पीक देयर ओन मैसेज। और उन्हें क्या करने दिया? लेट देम स्पीक, उन्हें बोलने दिया देयर ओन मैसेज, मतलब जो भी मैसेज देना चाहती हैं। ओके, तो ये एक्सप्रेस किया है ओपिनियन वर्ड्सवर्थ के बारे में। हमें ये बताना है कि किसने बोला है। तो ये बोला है विलियम जे लोंग ने। आपको पता ही है वर्ड्सवर्थ ने जैसे बर्ड के बारे में लिखा, स्काईलार्क के बारे में लिखा, फ्लावर्स, डैफोडिल्स के बारे में लिखा, है ना। वो ट्रिवियल थिंग्स पे लिखते थे, रेनबो पे लिखा, ऐसी चीज़ों के बारे में लिखते थे जो हम सोच भी नहीं सकते। तो वो सब हमें किसने दिया? वर्ड्सवर्थ ने दिया। और ऐसे ही बताया उनके बारे में, जस्ट एज दे आर, जैसे कि वो है। तो किसने बोला ये? लोग ने बोला, सही बोला है उनके बारे में ही। ओके, नेक्स्ट, अच्छा, विलियम जे लोंग ने वर्ड्सवर्थ को ये भी बोला था
कि वर्ड्सवर्थ इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर। वर्ड्सवर्थ कैसे हैं, मतलब विदाउट ह्यूमर। और लोंग के अकॉर्डिंग उन्होंने ये भी बताया था वर्ड्सवर्थ के लिए कि इट हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। ओके, मतलब वर्ड्सवर्थ के पास केवल साइट ही नहीं है, न केवल दृष्टि है बल्कि इनसाइट भी है, मतलब अंतर्दृष्टि भी है। ये भी विलियम जे लोंग का ही मानना था। ओके, नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ इज़ नॉट ऑलवेज मेलोडियस। वर्ड्सवर्थ हमेशा कैसे नहीं है, मेलोडियस नहीं है। दैट ही सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओकेजनली इंस्पायर्ड, और ना के बराबर ही क्या है वो, ग्रेसफुल है, और ओकेजनली मतलब कभी कभी ही हम उनसे क्या होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। ये भी विलियम जे लोंग ने बोला है। आपने नोटिस किया होगा खुद ही, जब हम वर्ड्सवर्थ पढ़ते हैं तो हम वो उनकी जो कविताएं हैं वो हमें बोर कर देती हैं, और फिर उनको मतलब इतना बोर करती हैं कि दोबारा पढ़ने का मन में नहीं होगा उनको उठा के। तो आपने देखा होगा जैसे वर्ड्सवर्थ ने काफ़ी जो लास्ट में लिखा वो काफ़ी लेंथी वर्क लिख दिया। अब आप देखो लिसिडस कोई 193 लाइन की पोएम है, अब इतनी लंबी पोएम को पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है ना, तो वो इंस्पायर नहीं लगता, इंस्पायर्ड हमें नहीं लगता, ना ही हमें ग्रेसफुल लगता है। तो इसलिए बोला विलियम जे लोंग ने, सही बोला है उनके बारे में। ओके, नेक्स्ट, हु पॉइंट्स आउट दैट वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेट आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट। किसने स्टेटमेंट दिया है, किसने पॉइंट आउट किया है कि वर्ड्सवर्थ जो है कभी लेक डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं रहे। एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्लब। तो उन्हें कभी नेवर हैड द चांस, उन्हें कभी चांस ही नहीं मिला कि मतलब कि उससे बाहर आके देखे कि नेचर के पास क्या है, रेड इन टूथ किला, मतलब उसके जो किला मतलब पंजों या कह दो या दांतों कह दो, पंजों में दांतों में क्या लगा हो, खून लगा हुआ हो। ऐसा वर्ड्सवर्थ ने कभी देखा ही नहीं, तभी तो उन्होंने नेचर के बारे में इतना सुंदर लिखा। तो वो हमेशा लेक डिस्ट्रिक्ट में रहे तो उनको ये लगता था वर्ड्सवर्थ को कि नेचर हमेशा सुंदर है, उनको हमेशा यही लगा। लेकिन आपको भी पता होगा नेचर सुंदर तो है लेकिन इतना भी तो खूबसूरत नहीं है ना जितना वर्ड्सवर्थ ने बताया है। अब आप वर्ड्सवर्थ की कविताओं में देखते हैं, लेकिन आपको पता है नेचर में क्या होता है, बाढ़ भी आती है, अर्थक्वेक भी आता है, बादल का भी फट जाना होता है। तो वर्ड्सवर्थ ने ये सब तो बताया ही नहीं, वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ क्या दिखाया, हमें सुंदर जो नेचर है वो दिखाया। तो इसलिए ऐसा मानना किसका था, अल्डस हक्सले का था, क्योंकि उनका मानना सही भी था कि वर्ड्सवर्थ हमेशा लेक डिस्ट्रिक्ट में ही रहे, वो कभी उससे बाहर आए नहीं, तो उनको पता ही नहीं है कि नेचर का एक पहलू ये भी है। ओके, नेक्स्ट, जेरूसलम इज़ बिल्ट ऑन द हिल ऑफ। जेरूसलम किसकी पहाड़ी पे बना हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, आपको बता दूँ। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने ये बात बताई है कि जो जेरूसलम शहर है जो इस वक्त इज़राइल में है वो सियोन नाम की पहाड़ी पर मतलब बसा हुआ है, याद रखेंगे। ओके, हिज स्टाइल इज़ दैट ऑफ ए स्कॉलर, राइटिंग ऑफ ए स्कॉलर। हु सेड, किसने कहा, ये वाल्टर राले ने बोला है मिल्टन के बारे में कि जो उनका स्टाइल है ना मिल्टन का, इज़ दैट ऑफ ए स्कॉलर, राइटिंग ऑफ ए स्कॉलर, मतलब एक स्कॉलर किसके बारे में लिख रहा है, एक दूसरे स्कॉलर के बारे में लिख रहा है। उनके राइटिंग से ऐसा पता चलता है उनके स्टाइल के बारे में। किसने बोला है, वाल्टर राले ने। आपको पता ही है मिल्टन ग्रांड स्टाइल में लिखते थे तो इसलिए बोला है। ओके, मिल्टन स्टाइल इज़ नॉट ए सिंपल लूज फ्लोरिंग गारमेंट बट इज इट कंसाइज। ओके, जो मिल्टन का स्टाइल है वो कोई सिंपल लूज गारमेंट नहीं है, कोई ढीला ढाला जैसे गारमेंट होता है, कपड़ा होता है, बल्कि कैसा है, कंसाइज है। हु सेड, किसने बोला, ये मानना था प्रोफेसर सैंड्सबरी का। ओके, नेक्स्ट, मिल्टन्स अर्ली पोइट्री इज फ्रूट ऑफ द रीडिंग रोमांटिक कलर, इमोशन एंड वाइटल इंटेंशन। हु सेड, किसने कहा, जो मिल्टन की अर्ली पोइट्री थी वो क्या है, वो फ्रूट है, वो फल है एक रोमांटिक कलर का, इमोशंस का और एक वाइटल मतलब इरादों का, इंटेंशन का। ये मानना है अरविंदो का। ओके, नेक्स्ट, मिल्टन वाज टू बिजी टू मच मिस हिज वाइफ। मिल्टन जो है बहुत बिजी थे कि वो मतलब वो इतने बिजी थे कि वो अपनी वाइफ को भी मिस नहीं करते थे। ये मानना था डॉक्टर जॉनसन का। मिल्टन ने 3 शादियाँ की हैं, मैरी पॉवल, कैथरीन वुडकॉक सेकेंड वाइफ थी उनकी, और थर्ड वाइफ
एलिजाबेथ मिल्सन। तो डॉक्टर जॉनसन ने उनके बारे में यही बोला कि मिल्टन जो है इतने बिजी थे कि वो अपनी वाइफ को भी, मतलब ही वॉज टू मच बिजी टू मिस हिज वाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ श्योरली द सिंपल फैक्ट, ये निश्चित ही रूप से एक सिंपल फैक्ट है कि इफ़ पैराडाइज लॉस्ट एग्जिस्ट फॉर एनी वन फिगर दैट इज सैटर्न, हु सेज, ये किसने बोला? मतलब ये बिल्कुल एक सिंपल फैक्ट है कि अगर पैराडाइज लॉस्ट कि मतलब कि कोई इम्पोर्टेंट फिगर है ना उसमें, तो बस वो सैटर्न ही है। तो ये मानना था एल.ए. क्रॉम्बी का। ऐसा एल.ए. क्रॉम्बी ने नहीं माना। आपने देखा होगा ड्राइडन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सैटर्न को हीरो माना है। सैली ने भी सैटर्न को हीरो माना है, क्योंकि आपने देखा होगा सैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिगर है। उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन बोली है, वोट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, क्या हुआ अगर फील्ड हार, मतलब मैदान हार भी गए तो सब कुछ तो नहीं हारे ना। तो ऐसी पावरफुल लाइन बोलता है सैटर्न, तो इसलिए एल.ए. क्रॉम्बी ने ऐसा बोल दिया कि पैराडाइज लॉस्ट जो है अगर किसी फिगर के बारे में है तो वो केवल क्या है, अगर वो एग्जिस्ट करता भी है तो वो केवल सैटर्न के लिए, मतलब सैटर्न को इम्पोर्टेंट बताया। ओके, नेक्स्ट, मिल्टन्स डेविल एज ए मोरल बीइंग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड, हु सेड, किसने कहा? जो विलियम का जो मिल्टन का डेविल है, डेविल कौन, मतलब राक्षस है, एज ए मोरल बीइंग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड, मतलब वो अपने भगवान से भी ज़्यादा सुपीरियर है। हैज़लिट का मानना था ये। आपने देखा, मैंने भी बताया आपको कि डेविल कौन था मिल्टन का, सैटर्न था, और इतना स्ट्रॉन्ग करेक्टर उनका दिखाया है मिल्टन ने, तो इसलिए बोला हैज़लिट ने कि मिल्टन का डेविल जो है वो फार सुपीरियर, बहुत ज़्यादा सुपीरियर था टू हिज गॉड, उनके गॉड से भी ज़्यादा। और आपको पता है कि विलियम ब्लेक ने भी बोला था एक स्टेटमेंट इस तरह का कि मिल्टन वाज डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, मतलब उनको पता भी नहीं था मिल्टन को जब वो लिख रहे थे प्ले, और वो कहाँ किस साइड में थे, डेविल्स के साइड में थे। ओके, नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन स्टाइल एज ए सैटिन ब्रोकेट स्टिफ विद गोल्ड, किसने डिस्क्राइब किया है कि जो मिल्टन का स्टाइल है ना वो ऐसा है जैसे साटन होती है ना, साटन, उस पर गोल्ड के साथ क्या करती हो, कढ़ाई कर रखी है, ऐसा मानना था राले जी का। ओके, मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, हु सेड, किसने कहा मिल्टन ने कोई लैंग्वेज नहीं लिखी? जॉनसन ने, डॉक्टर जॉनसन ने बोला है। ओके, नेक्स्ट, द नेम ऑफ मिल्टन इज़ बिकम द मार्क, जो मिल्टन का नाम है ना वो एक मार्क बन चुका है, नोट ऑफ बायोग्राफी, बायोग्राफी की वजह से नहीं, नोट ऑफ थीम, नई थीम की वजह से, बट ऑफ ए स्टाइल, उनके स्टाइल की वजह से। मैंने बताया ना आपको कि उन्होंने ग्रैंड स्टाइल में लिखा था, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इन आर पोएट्री, हमारी पोइट्री में सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड, ये स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है, राले जी का। ओके, राले जी ने बोला कि मिल्टन ने उनका स्टाइल, मतलब हमारी पोइट्री में सबसे अलग प्रतिष्ठित स्टाइल है उनका, ऐसे स्टाइल में किसी ने लिखा ही नहीं है, और ये बात सच भी है। आपने देखा है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जैसा एपिक ना उनसे पहले कोई लिख पाया था ना उनके बाद कोई लिख पाया है। ओके, नेक्स्ट, द स्टाइल ऑफ मिल्टन इज़ द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ ए soul exquisitely nourished upon the best thought and finest words of all ages, जो मिल्टन का स्टाइल है वो क्या है, वो ऐसा लगता है जैसे क्या हो, मतलब नेचुरल एक्सप्रेशन हो किसका, जैसे कोई आत्मा बहुत ही नजाकत के साथ, बहुत ही बेस्ट थॉट, मतलब बेहतरीन विचारों से, और बेहतरीन फाइनेस्ट वर्ड, बेहतरीन शब्दों को, मतलब जो ऑफ ऑल एजेज, जो सभी एजेज में क्या हो, सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो, उनको पिरो रखा है, किसने, मिल्टन ने पिरो रखा है। उनका स्टाइल ऐसा था, ऐसा लगता था, ये मानना है पैटिसन का। ओके, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट,
in the sure and flawless perfection of his rhythm and diction. He is as admirable as Virgil और Dante. मतलब ये बोला है उन्होंने, मैथ्यू अर्नल्ड ने दिया है कमेंट मिल्टन के बारे में कि उतना जो परफेक्शन है, इतना फ्लॉलेस है कि उनकी जो रिदम है, जो डिक्शन है, लिखने का तरीका है, वो इतना ही एडमायरेबल है जितना कि वर्जिल और दांते का उनसे कंपेयर किया उनकी. एंड इन दिस रेस्पेक्ट, इस रेस्पेक्ट में ही इज़ यूनिक अमंग्स अस. हम सब के बीच में क्या है, हम सबसे यूनिक हैं, हम सबसे अलग हैं. मैथ्यू अर्नल्ड ने बोला था अबाउट मिल्टन, मिल्टन के बारे में. ओके, नेक्स्ट चलता है. शेक्सपियर पोएट्री इज करेक्टरलेस. शेक्सपियर की जो पोएट्री है वो कैसी है, करेक्टरलेस है. दैट इज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल शेक्सपियर. मतलब वो पता ही नहीं चलता, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती कि वो शेक्सपियर ने लिखी है. ओके, मतलब वो उसमें शेक्सपियर का जो व्यक्तित्व है ना वो नहीं झलकता. बट जॉन मिल्टन हिमसेल्फ इज इन एवरी लाइन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट. मिल्टन जो है खुद है पैराडाइज लॉस्ट की हर लाइन में. ऑटोबायोग्राफिकल है पैराडाइज लॉस्ट, आपको पता ही होगा. और पैराडाइज लॉस्ट में जो वास्तव में जो पोएम है, इन एवरी वन ऑफ हिज पोएम, उसके पोएम में जो हर व्यक्ति है, इट इज़ मिल्टन, वो मिल्टन है. इट इज़ मिल्टन हिमसेल्फ, वो खुद मिल्टन है. होम यू सी, जो तुम देखोगे, क्या देखोगे, हिज सैटर्न, उनका सैटर्न देखो. सैटर्न की एक एक लाइन में वो खुद हैं. एडम, राफेल, ऑलमोस्ट हिज ईव, जो ईव का करेक्टर है लगभग वो भी, और ऑल जॉन मिल्टन, वो सब क्या हैं, जॉन मिल्टन ही हैं. एंड इट इज ए सेंस ऑफ हिज इंटेंस इगोटिज्म दैट गिव्स मी द ग्रेटेस्ट प्लेजर. और इसी वजह से ना, इसी सेंस की वजह से वो मुझे क्या देता है, बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट प्लेजर देता है, बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है मुझे. इन रीडिंग मिल्टन्स वर्क, क्या पढ़ने में, मिल्टन के वर्क को पढ़ने में. द इगोटिज्म ऑफ सच ए मैन इज़ ए रिविलेशन ऑफ स्पिरिट. इस तरह का जो इगोटिज्म है वो क्या है, एक स्पिरिट, मतलब आत्मा को क्या करना, रिवील करना, मतलब प्रकट करना खुद के बारे में, मतलब खुद का इंडिविजुअल झलकता है. और पैराडाइज लॉस्ट तो है ऑटोबायोग्राफिकल, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस में भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं. अरोपचिटिका में भी हैं, है ना. तो इसलिए बोला कि उनको मज़ा आता है, उनको प्लेजर मिलता है पढ़ने में. ये किसने बोला है, कॉलेज ने बोला है. ओके, नेक्स्ट. दे आर द ओरिजिनल मैन एंड वुमेन. ये ओरिजिनल मैन और वुमेन ही है, नॉट टाइप्स बट प्रोटोटाइप्स. उनके टाइप मतलब उनके जैसे नहीं, वो ओरिजिनल मैन और वुमेन ही हैं. इफ़ दे वर नॉट सेट अपार्ट फ्रॉम ऑर्डनरी ह्यूमैनिटी, अगर वो मतलब सेट अपार्ट नहीं हुए, अलग नहीं हुए ऑर्डनरी ह्यूमैनिटी से, तो दे वुड नॉट बी एडम एंड ईव. तो वे क्या नहीं होंगे, उनको हम एडम और ईव नहीं कह सकते. वो ओरिजिनल मैन जैसे हमारा, मतलब ओरिजिनल मैन और वुमेन होते हैं ना, वो ऐसे ही हैं बिल्कुल, एडम और ईव. ये कहा था टी.एस. इलियट ने एडम और ईव के बारे में. नेक्स्ट. टू लिव विद मिल्टन इज़ नेसेसरली टू अर्न दैट. अगर मिल्टन के साथ रहना है ना, मतलब मिल्टन की काव्यों को पढ़ना है, उनके साथ उनके विचारों को समझना है, तो नेसेसरली ये आवश्यक है. टू अर्न दैट, मतलब उसको अर्न करना, जिसको आर्ट ऑफ पोएट्री, जो पोएट्री की एक कला है, इज नो ट्रिवियलिटी, वो क्या नहीं है, ट्रिवियल नहीं है, मतलब छोटी नहीं है. नो मियर एम्यूजमेंट, वो केवल एम्यूजमेंट के लिए नहीं है, आनंद के लिए नहीं है. बट ए हाई एंड ग्रेट थिंग, बल्कि क्या है, एक ऊंची और एक गंभीर थिंग है. एक ऐसी थिंग, एक ऐसी चीज़ ऑफ द चॉइस्ड डिसिप्लिन ऑफ फ्रेज, जिसमें उन्होंने किसको चुना है, डिसिप्लिन को चुना है. द फर्स्ट क्राफ्टमैनशिप ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर को क्राफ्ट किया है. द मोस्ट नोबली ऑर्डर्ड म्यूजिक ऑफ साउंड, मोस्ट नोबली क्या बनाया, ऑर्डर किया है, मतलब जो उसमें साउंड है, म्यूज़िक है, वो इतना मतलब प्यारा है. मतलब उनकी जो, अगर हमें कहने का ओवरऑल मीनिंग ये है, ये बैली ने बोला है मिल्टन के बारे में, उन्होंने यही बोला है कि अगर हमें अर्न करना है ना, उनके साथ रहना है, मिल्टन के विचारों को समझना है, तो हमें क्या समझना होगा, पोइट्री की आर्ट को समझना होगा.
कि जो पोइट्री की आर्ट है ना वो कोई छोटी ट्रिवियल थिंग नहीं है, ना ही केवल मनोरंजन के लिए है, बल्कि एक बहुत ही हाई और ग्रेट थिंग है। ओके, जिसमें डिसिप्लिन है, जिसमें स्ट्रक्चर है। ओके ओके, थैंक यू।